हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो चलिए आज हम आपके सामने आए हैं जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का एक टॉपिक जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये बेसिक भी है, क्योंकि इसके बाद हमको ऐसे ऐसे टर्म्स पढ़ने हैं जिनके लिए हमको ये टॉपिक का आना बहुत ज़रूरी है ना। इस टॉपिक के बारे में आपने सुन रखा होगा डीएनए। डीएनए मतलब डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। तो यही हमको पढ़ना है, जो कि एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीएनए के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में, है ना। न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड जो वर्ड है उसको मिशर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है। और जो डिस्कवर है, एक्चुअली में डिस्कवर जो है वो मिशर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, और जो वर्ड है ये अल्मान नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ होता है न्यूक्लिक एसिड। पहला क्या होता है अपना डीएनए, दूसरा होता है अपना आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म आना ही होगा, आपको आता ही होगा, क्या है? डीऑक्सी एसिड। और आरएनए का क्या हो जाएगा? राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो दोनों का फुल फॉर्म तो एटलीस्ट आना चाहिए, क्योंकि इसके फुल फॉर्म में भी काफी कुछ इसका छुपा हुआ है। फिलहाल हम पहले करेंगे कवर किसको? डीएनए को, है ना। तो डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से फिर प्रोटीन बनना, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ठीक है। वो सब टॉपिक आने से पहले आपको डीएनए के बारे में जानना बहुत जरूरी है, इसलिए पहले मैं डीएनए लाया हूँ, उसके बाद उनको भी बताऊंगा। तो चलिए पहला क्या देखो, इसमें पॉइंट का बोल रहा है इट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो याद रखना डीएनए क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। जैसे पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली मतलब कभी भी, केमिस्ट्री हो या बायो हो, पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, है ना। और न्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए एक ऐसा चैन होता है जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो आप समझते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, क्योंकि पॉली मतलब तो आ गया समझ में, पर न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, ऐसा बताता हूँ मैं। न्यूक्लियोटाइड, तो एक न्यूक्लियोटाइड को अगर हमको बनाना है उसके लिए नाइट्रोजनस बेस होता है, एक पेंटोज शुगर होता है और एक फॉस्फेट होता है। मतलब एक न्यूक्लियोटाइड का मतलब उसमें क्या क्या रहेगा? नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और एक फॉस्फेट, ठीक है। एक न्यूक्लियोटाइड का मतलब। अच्छा, इसमें एक टर्म आता है न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड का मतलब याद रखना, नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर, इतने को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। साइड, SID, साइड, ठीक है। मतलब अगर मैं बात करूं इतने की, ये देखो इतना, ये है अपना क्या? न्यूक्लियोसाइड। और टाइड बोलेगा तो तीनों आ जाएगा, ठीक है, फास्फेट के साथ। तो मैं न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू बोल सकता हूँ न्यूक्लियोसाइड प्लस मोनोफास्फेट, मोनोफास्फेट, ठीक है। इनको मिला के बोल दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा? न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। चलिए, अब जो नाइट्रोजनस बेस होता है हमारी बॉडी में वो दो प्रकार का होता है, एक तो प्यूरिन और एक पिरामिडिन। प्यूरिन में क्या होता है? दो टाइप के नाइट्रोजनस बेस आएंगे, एक होता है एडिनिन, ग्वानिन, और पिरामिडिन में आता है तीन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, ठीक है। तो यूरेसिल को हम एक प्रकार से जो मान सकते हैं कि यूरेसिल जो है वो वैसा तो डीएनए में नहीं होता, यूरेसिल कहाँ होता है? आरएनए में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें हैं। तो थाइमिन जो होता है वो मान के चलिए ज़्यादा स्टेबल होता है ना। और यूरेसिल जो होता है वो कम स्टेबल होता है, ठीक है। क्योंकि थाइमिन को हम लोग बोलते हैं मिथाइल यूरेसिल भी बोलते हैं, इसको थाइमिन को, ठीक। क्योंकि यूरेसिल में जब एक मिथाइल ग्रुप लग जाता है तो वो थाइमिन में बदल जाता है, इसलिए यही कारण है कि थाइमिन क्या है? ज़्यादा स्टेबल है ना। और जो ज़्यादा स्टेबल होता है वो कम रिएक्टिव होता है, तो इसलिए डीएनए कम रिएक्टिव होता है, ठीक है। चलिए पेंटो शुगर की बात करें तो ये देखो पेंटो शुगर रहेगा, दो प्रकार का रहता है, डिऑक्सीराइबोस और राइबोस, ठीक है। पेंटो शुगर, पेंटोज मतलब पांच, पांच कार्बन का शुगर मतलब पेंटो शुगर, छह कार्बन का शुगर मतलब क्या? हेक्सोज शुगर। हेक्सोज का एग्जाम्पल क्या आता है? हेक्सोज का एग्जाम्पल क्या आता है? हेक्सोज मतलब C6H12O6। देखो ग्लूकोज का एग्जाम्पल तो हेक्सोज, पेंटोज मतलब पांच कार्बन का, ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है एक प्रकार का। अब फास्फेट, फास्फेट के लिए पीओ Sc2PO4। तो PO4 मैं लूंगा, फास्फेट आयन यहाँ पर, इसको मैं P से शो करूंगा और पेंटोज को ऐसे शो करूंगा, ठीक है। इतना क्लियर? तो अगर मैं बात करूं कि एक न्यूक्लियोटाइड अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं ऐसे बनाऊंगा, देखो ये बना दी, ये मैंने क्या बना दिया, ये देखो ऐसा, इसको ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा, ये इस तरीके से, ये देखो मान लो हमने यहाँ डाल दिया, कोई एडिनिन डाल दिया, तो देखो एडिनिन, पेंटोज शुगर और एक फास्फेट, तीनों मिलकर क्या बना लिया? एडिनिन क्या है? नाइट्रोजनस बेस है, और ये हो गया पेंटोज शुगर और ये फास्फेट, तीनों मिला के बना लिया न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसमें अभी तो बहुत सारा इसमें देखना है अभी तुमको। अब बात करते हैं डीएनए का जो मॉडल था, है ना, कैसा मॉडल था? डबल हेलिक्स मॉडल, है ना। तो डीएनए का मॉडल क्या है? डबल हेलिक्स मॉडल। इस मॉडल को दिया किसने था? तो इस मॉडल को दिया था वाटसन और क्रिक नाम के एक साइंटिस्ट ने, ठीक है। दो साइंटिस्ट एक्चुअली में, वाटसन और क्रिक। उन्होंने क्या बताया कि डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स होता है, मतलब कि दो चैन से मिलकर बनता है, ठीक है। चलिए समझते हैं। तो डीएनए इज डबल हेलिक्स मॉडल कब बताया इस चीज को? 1953 में बताया। किसने? वाटसन एंड क्रिक ने बताया। इसके लिए इनको ना नोबेल प्राइज मिला था, ऑलमोस्ट वही 1962 के आसपास मिला था नोबेल प्राइज, ठीक है।
इच डीएनए मेड बाय 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन। तो हर एक डीएनए जो होता है वो 2 प्रकार की पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन से मिलकर बनता है। 2 चैन ऐसा, एक चैन 2 चैन 2 चैन ऐसा ही घूमेगा आपस में, ठीक है। देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं। बोथ चैन आर एंटी पैरेलल। याद रखना दोनों चैन क्या होंगे, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे, है ना। मतलब देखो समझो, जैसे मान लो ये एक चैन ये है और एक चैन ये है, तो ये ऐसा ये पैरेलल हो गया, तो एंटी पैरेलल मतलब ये ऐसा एंटी पैरेलल। देखो इसका ब्लू वाला पार्ट ऊपर है, इसका ब्लू वाला पार्ट नीचे है, व्हाइट वाला पार्ट नीचे है, व्हाइट वाला पार्ट ऊपर है, तो ये एंटी पैरेलल ऐसा रहता है दोनों चैन, ठीक है। बोथ चैन लिंक टुगेदर विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से ना दोनों चैन क्या होंगे, आपस में जुड़े होंगे। मतलब ये एक चैन ये एक चैन, तो ये क्या होगा, ये पूरा एक क्या है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन, इसमें भी वही चीज है पूरा, लेकिन ये दोनों आपस में जुड़ेंगे कैसे, हाइड्रोजन बॉन्ड के हेल्प से, ठीक है। स्ट्रक्चर देखो, आप देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर देखो ध्यान से, अगर मैं देखूँ इसमें, देखो मुझे क्या मिलेगा। देखो ये है मेरा पेंटोस शुगर, ये क्या है, ये मेरा है पेंटोस शुगर, है ना। ये देखो पेंटोस शुगर है, ये मेरा हो गया फास्फेट, और ये हो गया मेरा एक ठो, ये क्या है देखो नाइट्रोजनस बेस। तो इतना जो है ना, इतना ये मेरा है एक न्यूक्लियोटाइड। तो देखो दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा, चौथा, पांचवा, मैं 5 बनाया हूँ, और भी ऐसा आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये एक तरफ क्या है पूरा, ये है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन, एक तरफ का एक चैन का, दूसरी तरफ का ये हो गया पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन। अब देखो इनको आपस में ना मैं ऐड करूंगा, कैसे मर्ज करूंगा, देखो एडेनिन एक में लगाया, एक में थायमिन लगाया। इतना ध्यान रखना कि जो आपस में जो बॉन्ड बनता है ना हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेस के बीच में बनता है, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो एडेनिन का थायमिन, याद है ना, प्यूरिन के कॉम्प्लीमेंट्री का होता है पिरामिडिन, ध्यान रखना इस चीज को। तो प्यूरिन में क्या है हमारे पास, ए है, देखो ए, तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री पिरामिडिन का किसके साथ होता है, तो ये होता है टी के साथ में, और जी का कॉम्प्लीमेंट्री होता है किस साथ में, सी के साथ में। तो बॉन्ड हमेशा बनेगा ए और टी के बीच, जी और सी के बीच, हमेशा याद रखना। ए और टी के बीच हमें बनता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और सी और जी के बीच बनता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर जो बॉन्ड दिख रहा है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये पाई और सिग्मा वाला बॉन्ड नहीं है, क्या है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड नहीं है वो, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। याद रखना जब जब यहाँ ए लगाओगे यहाँ टी लगाना पड़ेगा आपको, और जब जब यहाँ टी लगाओगे तब यहाँ ए लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप हो सकता है कि सी और जी को ऊपर रख दो, इसको नीचे रख दो, ऐसा जरूरी नहीं एकदम ऐसे ही बनाना, ऊपर नीचे कर सकते हो, पर ध्यान ये रखना है कि ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी ही रहेगा हमेशा, और जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी ही रहेगा हमेशा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सी और जी के बीच में कितना, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना पड़ेगा, इनके बीच में 2 बनाना पड़ेगा। देखो मैं कहीं भी कुछ भी बना रहा हूँ, लेकिन जी और सी को एक साथ ही बना रहा हूँ मैं, ए और टी को एक साथ ही रख रहा हूँ मैं, ठीक है। ये हो गया आपका। अच्छा देखो ये पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस, इनके बीच में जो बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, याद रखना। पेंटोस शुगर, याद है ना, शुगर के बीच में जो होता है ना बॉन्ड, उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। और जो फास्फेट और जो अपना पेंटोस शुगर है, इनके बीच में जो बॉन्ड है इसको हम बोलते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये बॉन्ड भी क्वेश्चन आ सकता है कई बार, ठीक है। तो आई होप कि आपको आया होगा समझ में। देखो एंटी पैरेलल तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पर, देखो ये ऐसा है, तो ये उल्टा घूम गया ये वाला, तो इसको बोलते हैं अपन एंटी पैरेलल। ये 5 डैश, तो यहाँ पर 3 डैश, अब ये 5 डैश है तो यहाँ 3 डैश है, देखो, और ये 5 डैश है, देखो, ठीक है। और देखो इसके फ्री फाइंड, देखो फ्री सरफेस पे ना OH ग्रुप लगा है, इसीलिए हम बोलते हैं कि डीएनए जो होता है वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव स्पीशीज बोल सकते हैं प्रकार से डीएनए को, ठीक है। जो कि हम बायोटेक्नोलॉजी के जब पढ़ते हैं ना बायोटेक्नोलॉजी, तो वहाँ इसको हम यूज करते हैं कि नेगेटिव होता है, इसलिए डीएनए जो है वो एनोड से दूर भागता है, क्योंकि एनोड में पॉजिटिव चार्ज होता है और डीएनए नेगेटिव होता है, तो दूर भागता है ये चीज, ठीक है। खैर चलिए इतना क्लियर हुआ। अब बात करेंगे, देखो अब मैं इसी का बना रहा हूँ अल्टरनेटिव फॉर्म, ये ऐसा है। आपने डीएनए के बारे में जब देखा होगा, कई बार देखे होंगे आप लोग, मूवी में भी मॉनिटर में दिखाता है जब डीएनए, या और भी कहीं पर, तो ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर भी होता है, तो ये भी डीएनए का ही है। देखिए 5 डैश 3 डैश 3 डैश 5 डैश, जस्ट उल्टा है ना। अब देखो ए टी सी जी, देखो जस्ट मैं कॉम्प्लीमेंट्री बनाया हूँ, याद है ना। इसको हम पूरे लेंथ को बोलते हैं 1 पिच, पूरा एक घुमाव जो ऐसा रहेगा ना, इसको क्या बोलेंगे 1 पिच। और 1 पिच में जो नंबर ऑफ बेस पेयर है ये कांस्टेंट है, कितना होता है 10, ठीक है। कितना होता है 10 बेस पेयर, 10 बेस पेयर, ये फिक्स है, ये बदलेगा नहीं, ठीक है। और पूरे लेंथ जो 10 बेस पेयर है, उनके बीच का जो टोटल जो लेंथ है वो है 3.4 नैनोमीटर, 3.4 नैनोमीटर। तो बताओ जब 10 के बीच का लेंथ 3.4 है, तो एक के बीच का लेंथ कितना होगा 0.34, उसको 10 से डिवाइड कर दो, सिंपल, तो 0.34, ठीक है। ये एक के बीच का, देखो एक के बीच का, यानी 2 है ना, ये देखो ऐसा, ये एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, तो इनके बीच का लेंथ जो है वो है कितना 0.34 नैनोमीटर, है ना। उसके बाद फिर देखो इनकी जो चौड़ाई है, इनका जो चौड़ाई है वो कितना है 20 एंगस्ट्रम है, इनकी चौड़ाई जो है वो कितनी 20 एंगस्ट्रम है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। एक लॉ इसमें आता है चारगाफ लॉ, ये आपके एग्जाम में आ सकता है 2 मार्क्स में। देखो 2 मार्क्स में यहाँ से न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड ये पूछ सकता है आपसे, प्यूरिन पिरामिड में डिफरेंस बिटवीन पूछ सकता है आपसे, है ना। और एक पूछ सकता है चारगाफ लॉ। तो चारगाफ लॉ का मतलब होता है
कि किसी भी डीएनए में जितना प्यूरिन होता है उतना ही पिरिमिडिन भी होता है, याद रखना। जितना प्यूरिन उतना पिरामिडिन। देखो प्यूरिन जितना रहेगा उतना ही क्या होगा, पिरामिडिन। A+G बराबर C+T। अगर 20% प्यूरिन है तो 20% पिरामिडिन भी है। अगर 20% एडिनिन है तो उसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए, कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए 20% ही थायमिन भी होगा। ठीक है, देखो आप खुद देख सकते हो यहाँ पर जितना प्यूरिन उतना पिरिमिडिन। तो आई होप कि आपको टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है, तो फटाफट इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम आएंगे डीएनए के रेप्लिकेशन में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए फटाफट लिखिए इसको। तो चलिए बच्चों, अब डीएनए के बाद आपको ये टॉपिक समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, इस साल आने के फुल चांसेस है। दोनों में से कोई ना कोई एक एक्सपेरिमेंट जरूर आएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ये समझते हैं कि दोनों में से एक्सपेरिमेंट ये है किस चीज़ का। तो ये इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट है कि हमको प्रूफ करना है कि जो डीएनए होता है वो हमारा क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो डीएनए होता है वो क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। मतलब क्या कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कोई चीज़ अगर ट्रांसफर होता है, जिससे कि वो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, तो वो अपना डीएनए ही है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है और किसी ऑर्गेनिज्म को स्पेसिफिक कैरेक्टर प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इस चीज़ को। तो पहला जो एक्सपेरिमेंट है ये है हर्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट। हर्शे चेस, जिन्होंने ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार, इस साल भी आने का चांसेस है। बड़ा इजी होता है, एकदम फ्री में नंबर है ये, एकदम इजी। बस आपको ड्रॉ अच्छे से बनाना है और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। और ये जो है ये है ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे हम हर्शे और चेस का एक्सपेरिमेंट। देखिए एक यहाँ पर हमने लिया है, दो लिया है हमने, क्या बैक्टीरियोफेज दिया है। देखो बैक्टीरियोफेज होता क्या है, तो बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस होता है, ये मतलब एक प्रकार का वायरस ही है, जिसमें जो क्या करता है कि किसी बैक्टीरिया पे या डिजीज कॉज करता है या किसी बैक्टीरिया पे इन्फेक्शन करता है, उसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। ठीक है, याद रखना, बैक्टीरियोफेज मतलब एक ऐसा वायरस ही रहेगा जो क्या करता है, डिजीज कॉज करता है ना। ठीक, अब क्या है, हमने लिया T2 बैक्टीरियोफेज। T2 बैक्टीरियोफेज आपके 11th क्लास में इसका ड्रॉ ऐसा होगा भी, आपको अगर याद होगा तो आपने ऐसा बनाया था, T2 बैक्टीरियोफेज का ड्रॉ आता था। ठीक है, दो ड्रॉ आते थे, TMV का, टोबैको मोज़ेक वायरस का, और इसका T2 का। तो ये T2 का ही है एक्चुअली में। ठीक, चलिए इसके बाद बात करते हैं क्या। देखिए इसमें हमने देखा ये बैक्टीरिया बनता किससे है, दो चीज से बनता है। एक तो क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लिक एसिड, और या तो दूसरा क्या रहेगा उसमें, प्रोटीन का लेयर रहता है, या एक प्रकार का आवरण कह सकते हैं, कैप्सूल रहता है प्रोटीन का। तो जो न्यूक्लिक एसिड होता है बैक्टीरिया वायरस में, याद रखना, वायरस किससे मिलकर बनता है, वायरस किससे मिलकर बनता है। अगर मैं बैक्टीरिया बोल दिया होऊंगा तो गलती से सॉरी उसके लिए, लेकिन वायरस की बात कर रहा हूं मैं। तो वायरस मतलब वही बैक्टीरियोफेज, किससे मिलकर बनेगा, तो कैप्सूल से बनेगा। कैप्सूल किससे बनेगा, प्रोटीन से। और एक रहेगा इसमें क्या, न्यूक्लिक एसिड। तो दो चीजें रहेंगी, याद रखना आपको। ये क्या है अपना, ये कैप्सूल है ना, जिससे किससे बनेगा, ये प्रोटीन से बनेगा, प्रोटीन से। और अपना जो डीएनए है वो तो डीएनए ही है ना। एक चीज ध्यान रखना आप कि जो बैक्टीरियोफेज होता है या कोई वायरस होता है, उसमें डीएनए या आरएनए न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में कुछ भी पाया जाता है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में या तो डीएनए रहेगा या तो आरएनए रहेगा, कोई भी एक रहेगा, लेकिन दोनों नहीं रहता। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस बैक्टीरियोफेज को हमने ना दो अलग अलग क्या, ई कोलाई यानी इस्टीरिया कोलाई नाम के एक बैक्टीरिया है, उस पर हमने क्या किया, दोनों को उस पर अटैक कराया। ये क्या है अपना, ये ई कोलाई है, ई कोलाई, इस्टीरिया कोलाई है ना। इसको हमने क्या किया, दोनों को अलग अलग बैक्टीरिया पे अटैक कराया। अटैक कराने से पहले हमने क्या किया कि इसको, यानी कि एक बैक्टीरियोफेज यानी एक T2 को हमने क्या किया, आइसोटोप S35 सल्फर का एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है, उससे उसको हमने ट्रीट कर दिया। और सल्फर कहाँ होता है, प्रोटीन में होता है। ठीक है, प्रोटीन में। तो जो इसका प्रोटीन का लेयर है ना, उसमें सल्फर चला गया। कौन सा वाला सल्फर, S35 वाला सल्फर प्रोटीन के लेयर में। नॉर्मली सल्फर का वेट कितना होता है, 32 होता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो S35 वाला है। ठीक है, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है ना, याद रखना। ये कौन सा वाला है, रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव। ठीक है, और जो हमने डीएनए को जो ट्रीट किया हमने, वो भी रेडियो एक्टिव लिया, लेकिन फास्फोरस लिया, फास्फोरस, क्योंकि डीएनए में फास्फेट होता है, तो वो फास्फोरस वाला P32। ठीक, तो क्लियर। तो हमने एक बैक्टीरियोफेज को, किसको, एक बैक्टीरियोफेज के कैप्सूल को सल्फर 35 से ट्रीट कराया, और एक को उसके डीएनए को P32 से ट्रीट कराया, है ना। यानी एक के पास सल्फर 35 वाला है कैप्सूल, और दूसरे के पास डीएनए है P32 वाला। इन दोनों के पास रेडियो एक्टिव कुछ ना कुछ है। अब हमने क्या किया, दोनों को अटैक करा दिया। किस पर अटैक कराया, ई कोलाई पे अटैक कराया कि आप जाओ उस पर इन्फेक्शन करो। तो देखो ये इन्फेक्शन कर रहा है, इस पर अटैक किया। अब जब भी ये इन्फेक्शन करता है ना, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि बैक्टीरियोफेज का कभी भी याद रखना, प्रोटीन का लेयर
बैक्टीरिया के अंदर नहीं जाएगा। बैक्टीरियोफेज यानी कि वायरस का प्रोटीन का लेयर कभी भी किसी बैक्टीरिया के अंदर नहीं जाता। अंदर क्या जाता है, उसका जेनेटिक मटेरियल जाता है, जेनेटिक मटेरियल, है ना। तो देखो यहाँ पर ये लेयर तो बाहर ही रुक गया और ये बस गया, यहाँ से भी देखो ये बाहर रुक गया, अंदर का ये चीज क्या क्या है ये बताओ, डीएनए है, ये क्या है, ये भी डीएनए है। पर ये डीएनए कौन सा वाला है, ये डीएनए है P32 वाला डीएनए, है ना। और ये डीएनए नॉर्मल डीएनए, याद रखना ये नॉर्मल डीएनए है ना, ठीक है। अब क्या हुआ, आगे क्या क्या हमने ब्लेंडिंग कराया। ब्लेंडिंग मतलब होता है कि उसको उसमें पूरी तरह से मिला देना एक प्रकार से, ठीक है, मिक्स कर देना। तो ब्लेंडिंग कराया। ब्लेंडिंग कराने के बाद हमने क्या किया, सेंट्रीफ्यूज कराया, इसको सेंट्रीफ्यूजन कराया, ठीक है। सेंट्रीफ्यूजन कराने के बाद हमको क्या मिला, देखो, नो रेडियो एक्टिव S35 डिटेक्शन इन सेल। इसके सेल में ना रेडियो एक्टिव S35 का डिटेक्शन जो हमको नहीं हुआ, याद रखना। इसमें, इस वाले में, कैप्सुलेटेड वाले में, यानी जो अपना 35 से हमने ट्रीट करा था उसके में, है ना। लेकिन रेडियो एक्टिव S35 डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट, मतलब क्या, ऊपरी सरफेस में अपने को रेडियो एक्टिव मिला। क्यों मिला होगा आप सोचो, सोचने की बात है ना। देखो सेंट्रीफ्यूज कैसे कराते हैं, समझो इस चीज को। देखो ये हम लेंगे एक टेस्ट ट्यूब, बीकर लेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, इसको डाल देंगे ऐसा, ये डाल दिए पूरा, और क्या करेंगे, एकदम घुमा देंगे तेजी से। मशीन रहेगा, मशीन में तेजी से घुमा देंगे 1000 RPM में, अलग अलग, ठीक है। मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो सीखोगे उस चीज को, इसके बिना तो काम ही नहीं बनेगा। अब क्या होगा कि जो हैवी मटेरियल होता है ना, वो नीचे क्या होता है, वो ऐसा नीचे जम जाता है, और जो हल्का चीज होता है वो ऊपर आ जाता है, फ्लोट करता है। तो इसको हम बोलते हैं सुपरनेटेंट। और ये होता है क्या, क्या होता है, सेटल डाउन हो गया। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो इस चीज को, कि रेडियो एक्टिव S35 डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट, मतलब ऊपर में अपने को क्या मिला, रेडियो एक्टिव S35 मिला। इसमें, इस केस में, ठीक है। देखिए जब हम इस केस की बात करेंगे P32 वाले में, तो इसमें क्या हुआ, रेडियो एक्टिव P32 डिटेक्टेड इन सेल, यानी सेल में अपने को रेडियो एक्टिव P32 मिला, पहला चीज। तो दूसरा चीज, नो रेडियो एक्टिव डिटेक्शन इन सुपरटेंडेंट, मतलब ऊपर में हमको कोई भी रेडियो एक्टिव वाला हिस्सा नहीं मिला। मतलब क्या, कि इसका जो डीएनए था ना, जो इस बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए था, वो एक्चुअली में कहाँ चला गया, वो अंदर चला गया, इसके ई कोलाई के अंदर गया, ठीक, अंदर यहाँ भी गया था। पर वो क्या हुआ, यहाँ पर वो चीज शो नहीं हो रहा है, पर यहाँ पर वो शो हो रहा है। इसका मतलब जो डीएनए है वो क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल हुआ। यानी जेनेटिक मटेरियल जो है अपने को यहाँ पर नहीं दिखा ना भाई, जेनेटिक मटेरियल इस केस में कहाँ दिखा, अपने को नहीं दिखा, इस केस में दिख रहा है जेनेटिक मटेरियल। मतलब इस केस में जो जेनेटिक मटेरियल था, समझो इसको, पहले समझो, कंफ्यूजन वाली बिल्कुल बात नहीं है, समझो इसको। यहाँ पर क्या था, इस केस में क्या था कि रेडियो एक्टिव S35 डिटेक्शन इन सेल, अपने को सेल में रेडियो एक्टिव कुछ दिखाई नहीं इस केस में, ठीक। क्यों नहीं दिखा, क्योंकि रेडियो एक्टिव तब दिखता ना जब वहां से कुछ जाता उसमें, यानी कि जो S35 वाला है, कैप्सूल वाला, ये हिस्सा अगर बैक्टीरिया के सेल में जाएगा तब तो बैक्टीरिया के सेल में अपने को S35 दिखेगा। लेकिन वो S35 गया ही नहीं। क्यों नहीं गया, क्योंकि वो जेनेटिक मटेरियल में नहीं था, वो तो प्रोटीन में था ना, और प्रोटीन थोड़ी ना जाता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। तो वही मैं बता रहा हूँ। जबकि यहाँ पर क्या हुआ कि रेडियो एक्टिव डिटेक्शन हुआ सेल के अंदर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो P32 है ना, ये उसके डीएनए में था, और डीएनए तो जाता है एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में, तो डीएनए गया है यहाँ से यहाँ, इसलिए ये दिख रहा है डीएनए वाला हिस्सा, यानी P32 दिख रहा है। बट यहाँ पर S35 नहीं दिख रहा है, क्योंकि प्रोटीन में था S35, और प्रोटीन कभी जाता नहीं है। क्लियर हुआ, एक बार समझ में आया कि नहीं आया, अच्छे से बताओ पहले, आगे क्लियर, फिर से एक बार देखो, फिर से, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना, इसे समझ लो, आ चुका है, इसे बार बार बोल रहा हूँ, समझ लो इसको। S35 वाला रेडियो एक्टिव S35 डिटेक्टेड नहीं हुआ सेल में। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो कहाँ था, प्रोटीन में था, और प्रोटीन कभी ट्रांसफर होता नहीं है, ठीक। लेकिन ये कहाँ था, P32 डीएनए में था, और वो दिखा। क्यों दिखा, क्योंकि डीएनए में क्या होता है, डीएनए जो है वो ट्रांसफर होता है ना एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में। क्लियर, इसलिए ये दिखा। और नो रेडियो एक्टिव सुपरटेंडेंट में कुछ नहीं दिखेगा इस केस में। आपको इतना लिखना है और थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना है, बस, इजी है एकदम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन इसमें ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक्सपेरिमेंट क्या है इसमें, तो देखो क्या हुआ इसमें, तो सबसे पहले तो समझ लो कि निमोनिया का ना क्या होता है, दो फैक्टर होता है कॉजिंग फैक्टर, S फॉर्म और R फॉर्म। S फॉर्म क्या होता है, ये निमोनिया कॉज कराता है, S फॉर्म, ठीक है। और R फॉर्म जो है ये निमोनिया कॉज नहीं कराता, ये मान के चलिए, ठीक है। तो क्या हुआ, सबसे पहले तो S फॉर्म को हमने क्या किया, एक रेट में डाला। रेट समझते हो सब लोग, रेट समझते हो सब लोग, चूहा है ना, चूहे में डाल दिया, या माइस में भी करते हैं एक्सपेरिमेंट आजकल तो रेट में डाल दिया, और रेट को क्या हुआ, निमोनिया हुआ रेट को, और रेट जो है वो मर गया, डेथ हो गया रेट का, ठीक है। एक्सपेरिमेंट 2 में क्या किया, ग्रिफिथ ने R फॉर्म को रेट में डाला, और रेट में क्या हुआ, रेट का डेथ नहीं हुआ, रेट जो है वो सर्वाइव कर रहा था, ठीक है। अब देखो
थर्ड में क्या हुआ, एस फॉर्म को हीट कर दिया, एस फॉर्म था उसको हीट किया और रेट में डाला और डिजीज उसको नहीं हुआ, रेट जो है वो सरवाइव कर रहा था, मतलब डिजीज हुआ ही नहीं, हीट कर दिए ना तो आगे काम ही नहीं किया वो। ठीक, आगे देखो फोर्थ में क्या हुआ, अब टर्निंग पॉइंट, एस फॉर्म को हिट किया तो इस हिसाब से तो उसको डिजीज चूहे को नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसमें किया क्या एक्स्ट्रा, इसी में ना आर फॉर्म को मिक्स कर दिया, यानी हीट वाले एस फॉर्म के साथ में आर वाले को मिक्स कर दिया, तो रेड को डाला, उसके बाद इसमें क्या किया, रेड इसको रेड में पूरे डाल दिया, इस पूरी मिक्सचर को रेड में डाला और रेड को डिजीज हुआ और रेड जो है वो डेथ हो गया और रेड की बॉडी से हमको क्या मिला, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया ऑब्टेन हुआ, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया मिला, याद रखना कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, यानी उसको डेथ हो गया। अब ये कैसे हुआ, ये चीज लोगों को समझ में नहीं आई उस समय कि यार ऐसे कैसे हो गया, कि जब इसको हमने अलग से किया, देखो अलग से जब इसको किया तो उससे डेथ नहीं हुआ रेड का, ठीक, इसको इस टाइप से हमने किया तो भी डेथ नहीं हुआ उसका, अब दोनों को जब मिला दिया तो डेथ कैसे हो गया, इसका मतलब ये है इजी है कि इस एस फॉर्म वाले हीट वाले एस फॉर्म के अंदर आर फॉर्म का कोई फैक्टर गया होगा या इसका इसमें कुछ गया होगा फैक्टर, ठीक। अब क्या गया होगा वो समझते हैं, देखो एस फॉर्म वाले से कुछ हो सकता है आर फॉर्म में गया होगा, क्यों, क्योंकि आर फॉर्म तो अलग से ही डिजीज कॉज करा ही नहीं पा रहा है, तो यहां से यहां कुछ गया होगा और ये मॉडिफाई हो गया होगा आर फॉर्म किसी चीज में और फिर उसके बाद वो डिजीज कॉज कर रहा है, यानी आर फॉर्म में अकेले में क्षमता नहीं है कि वो डिजीज कॉज करे, लेकिन एस फॉर्म जब उसके कांटेक्ट में आया तो एस फॉर्म से कुछ चला गया, आर फॉर्म में कुछ गया, क्या गया पता नहीं, ग्रिफिथ को भी समझ नहीं आया कि वो क्या गया, पर कुछ गया और जाने के बाद क्या हुआ कि जो आर फॉर्म था ना, आर फॉर्म जो था वो कन्वर्ट हो गया, डिजीज कॉज करने लायक बन गया, वो पहले नहीं था डिजीज कॉज करने लायक, लेकिन अब डिजीज कॉज करने लायक वो बन गया। तो वो क्या था जो ट्रांसफर हुआ, लोगों को बहुत ज्यादा घुमाया इसने, लेकिन ग्रिफिथ ने एक चीज बोल जरूर दिया था कि कुछ ना कुछ तो है जो ट्रांसफर हुआ, उसको उसने बोला ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर नाम दिया कि वो कुछ गया होगा। बाद में क्या हुआ, अवेरी, मैक्लॉयड और मैकार्टी नाम के 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट फिर से किया और हुआ ये, एस फॉर्म को प्रोटीएज एंजाइम से ट्रीट किया और फिर इस एस फॉर्म को आर फॉर्म में मिला दिया और देखा कि इसमें आर फॉर्म में मॉडिफिकेशन हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन इन आर फॉर्म में मॉडिफिकेशन हुआ, ठीक, यानी ये आर फॉर्म जो है वो डिजीज कॉज करने लायक अभी बन गया, ठीक है। अब इसी एस फॉर्म को आरएनएज एंजाइम से ट्रीट किया, देखो प्रोटीएज से करेगा तो क्या होगा, एस फॉर्म का पूरा प्रोटीन खत्म हो जाएगा, मर जाएगा पूरा प्रोटीन, ठीक, लेकिन प्रोटीन कुछ था ही नहीं वो चीज, अगर प्रोटीन होता, वो ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर प्रोटीन अगर होता तो प्रोटीन तो मर गया, तो इसको तो अभी कन्वर्ट नहीं होना चाहिए ना, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए था, बट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मतलब प्रोटीन तो वो चीज नहीं था। आगे बढ़ते हैं, एस फॉर्म में क्या हुआ, अब आरएनए एंजाइम पर डाला गया तो आरएनए पर उसका आरएनए खत्म, लेकिन देखा गया मिक्स करके कि मॉडिफिकेशन अभी भी हुआ, मतलब एस फॉर्म से आर फॉर्म में जो जा रहा था वो आरएनए भी नहीं था, प्रोटीन भी नहीं था, क्योंकि अगर ये दोनों होते तो यहाँ पर मॉडिफिकेशन कैसे होता, हमने तो प्रोटीन आरएनए यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया था ना, तो यहाँ से यहाँ पर कैसे कुछ जाएगा, नहीं जाएगा ना। चलिए लास्ट में है एस फॉर्म को हमने डीएनए से ट्रीट किया, अब डीएनए से ट्रीट करते क्या हुआ, डीएनए खत्म उसका और फिर देखा गया कि आर फॉर्म में मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, देखो ये टर्निंग पॉइंट था कि डीएनए से जब हमने उसको ट्रीट किया तो क्या हुआ कि एस फॉर्म का पूरा डीएनए खत्म, जब पूरा डीएनए खत्म हो गया तो एस उसमें इसमें हमने क्या मिलाया, फिर हमने मिलाया इसमें आर फॉर्म को, तो आर फॉर्म जो है ना वो आर फॉर्म में ही था, सिंपल वाला, जिसमें डिजीज जो कि डिजीज कॉज नहीं करता, तो सिंपल वाले में था, तो ये जाहिर सी बात है कि वो जो फैक्टर जो जा रहा था वो कोई और नहीं था, कौन था, वो डीएनए था, ठीक है। तो ये आपको समझना है अच्छे से, इसको अच्छे से पढ़ के जाना एक बार, क्योंकि एग्जाम में आएगा, एकदम सिंपल है, देखो कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, एकदम सिंपल, ठीक है। फटाफट इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फटाफट पहले नोट करो फिर बढ़ते हैं आगे। नोट कर लिया, तो ध्यान रखना इस चीज को कि कैसे कैसे इसको किया गया है ना, यहाँ से ये 2 पॉइंट को पकड़ना है आपको, ये एक टर्निंग पॉइंट है, ये एक टर्निंग पॉइंट है, ये एक टर्निंग पॉइंट है कि एस फॉर्म से आर फॉर्म में कुछ जा रहा है और वो डीएनए जब गया होगा ना, देखो अब सुनो यहाँ पर हुआ क्या होगा, समझो आप, एस फॉर्म तो मर गया, पूरा हिट किया तो उसका प्रोटीन वोटीन सब डीनेचर हो गया, पर एस फॉर्म से क्या हुआ कि जो डीएनए है वो डीनेचर नहीं हुआ, वो नहीं मरा, डीएनए नहीं खत्म हुआ, क्योंकि डीएनए से खत्म होगा, तो ये इसका डीएनए बच गया था, इसका डीएनए बच गया था, और बीमारी कॉज करने का जो टॉक्सिसिटी होता है ना वो उसके डीएनए में होता है, जेनेटिक मटेरियल में, अब वो डीएनए यहाँ गया तो आर फॉर्म को बना दिया अपने हिसाब से वो, और आर फॉर्म जो है वो डिजीज कॉज करेगा, ठीक है, तो तुम्हारा बात, और फिर वो रेट में गया तो डिजीज कॉज हुआ, क्योंकि कैप्सुलेटेड, देखो कैप्सुलेटेड मिला ना, क्योंकि आर फॉर्म जो है वो कैप्सूल वाला नहीं होता,
एस फॉर्म होता है कैप्सूल वाला, यानी कैप्सूल बनाने का भी जो जीन है वो भी तो डीएनए में होगा, तो ट्रांसफर होगा ये। तो फटाफट इसको लिखो, इसको पढ़ के आना दोनों टॉपिक को। ये पूरा लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, आप चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलते रहें। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।